नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट पीएसबी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो जो कि दक्षिण भारत से रिलेटेड था, इतिहास क्लास 6 SCRT का वो अंतिम चैप्टर था, उससे रिलेटेड हम पहले यहाँ पे 5 MCQ को देखेंगे। उसके बाद में हम आज नागरिक शास्त्र का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे सभी जन एक हैं, और इससे रिलेटेड हम यहाँ पे 5 MCQ को देखेंगे। 6 MCQ को हमने यहाँ पे शामिल किया है, और इसको आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। ये है दोस्तों आपके 5 MCQ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। ये आपसे निवेदन है दोस्तों, ये इतना काम ज़रूर करिएगा चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दक्षिण भारत से रिलेटेड था पिछली वीडियो का, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी हमने प्लेलिस्ट जो है बना दिया है, उसको जा करके ज़रूर से ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय या दंत दुर्ग ने? बताइएगा दोस्तों। तो सही आंसर है आपका कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश का मंदिर बनवाया था। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे और आप गलत करके चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चोल साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? राज्यम, कुर्रम, मंडलम या नाडु? क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है दोस्तों मंडलम। क्या कहते थे? मंडलम। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन फर्स्ट या राजराज प्रथम? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों सिंह विष्णु। क्या है? सिंह विष्णु। क्वेश्चन नंबर 4, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश या राष्ट्रकूट वंश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो कराया था दोस्तों, ये करवाया था चोल शासक ने। किसने? चोल वंश के शासकों ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता था? विजयालय, राजा राज प्रथम, करिकाल या राजेंद्र प्रथम? सही आंसर दोस्तों आपका राजेंद्र प्रथम। अब आइए देखते हैं दोस्तों, नागरिक शास्त्र सभी जन एक हैं या विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, कैसे लोग जो है अपने देश में सभी धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं। तो बॉक्स में एक कविता लिखी है, इसको आपने जरूर पढ़ा होगा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, चाहे उनके रंग रूप, वेश, भाषा, उनका पहनावा है, भाषा चाहे अनेक है, लेकिन वो सभी जन एक हैं। तो इसको आपने ज़रूर पढ़ी। ये जिस प्रकार बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली जैसे अलग अलग रूप, रंग और खुशबू वाले फूल एक साथ गुंथकर एक सुंदर माला बनाते हैं, उसी तरह हमारे देश के विभिन्न धर्मों, जातियों, रंग रूप, पहनाव एवं संस्कृतियों के लोगों से हमारा समाज बना हुआ है। तो इसमें दोस्तों जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बीच हम आपके बीच में उसको जो हम मार्क करेंगे और बताएंगे कि ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो ये दोस्तों बताता विविधता में एकता, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थितियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है। अब क्वेश्चन ये बना जो है पूछ लिया जाएगा, विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टान कौन सी है? ठीक है, तो दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र। ऐसे बना देगा 4 ऑप्शन, उत्तरी मैदान, पूर्वोत्तर का या अरावली पर्वत श्रेणी दे देगा आपको, या दे देगा राजस्थान थार का मरुस्थल दे देगा। ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा और आप परेशान हो जाएंगे। अब प्राचीनतम कठोर चट्टान कौन सी है दोस्तों? दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये भी है, उत्तर में विश्व का नवीनतम सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय। भारत में एक और जहाँ चेरापूंजी और मासीराम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले भाग हैं, वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिन राम में होती है। इसके पहले कौन सा स्थान था? चेरापूंजी।
संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली आदि एक दूसरे से अलग हैं। अभी हम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, अगर हम लोग साउथ में चले जाएं तो हमारे भारत में ये क्या है, वहाँ का पहनावा अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ के धर्म भी हो सकता है कि बदले हुए हों। क्रिश्चियन धर्म को यानी कि ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे मानने वाले, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनके खान पान अलग हैं, हम लोगों से अलग हैं। तो यही चीज़ क्या है, ये विविधता है, इससे भारत की संस्कृति में विविधता आ गई। ठीक है, अनेक बोलियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और अन्य धर्म, ठीक है, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में लगभग प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, रीति रिवाजों में अंतर हो जाता है। देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाएं मुख्य हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, बंगला, ओडिया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। 225 भाषाएं हैं ये तो है, लेकिन मान्यता कितनी को मिली है, 22 भाषाओं को। कितना मिला है, 22 भाषाओं को ही मान्यता मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। यही मैं आपके बीच में बताने के लिए यहाँ पे ये वीडियो लाता हूँ। हमारे प्रदेश में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि आंचलिक बोलियाँ भी बोली जाती हैं। जब हम देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं तो भाषा की विविधता कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है। कैसे, अब आप रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, पहुंच जाएंगे साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे अगर जाएंगे आप तो क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। गुजरात चले जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ समस्या का जो है समाधान जो है परेशान हो जाएंगे। पूर्वोत्तर में जाएंगे तो भी वहाँ की लैंग्वेज अलग है। तो कहीं ना कहीं आपके सामने जो है, जब दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ इन अलग अलग भाषाओं में लिखा गया साहित्य हमारे देश की साहित्य समृद्धि को भी बढ़ाता है। ठीक है, कई सारे भाषाओं में हमारे साहित्यिक ग्रंथ भी लिखे जाते हैं, लिटरेचर। अब आइए देखते हैं त्यौहार क्या है, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। भारत के त्योहारों में विविधता मिली है, विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, ये सब किसके त्यौहार हैं, हिंदुओं के त्यौहार हैं, ये सबको मालूम है। ईद मुस्लिमों का है, प्रकाश पर्व सिखों का है, क्रिसमस ईसाइयों का है। तो ये नहीं पूछा जाएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयंती तथा पारसी नवरोज उत्साह से मनाते हैं, ये पूछा जा सकता है। नवरोज किस धर्म का जो है त्यौहार है, ये ज़रूर पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो याद रखना है पारसी धर्म का। इन त्योहारों को सभी मिलजुल कर मनाते हैं। कुछ लोग त्यौहार ऐसे भी हैं जिन्हें भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों और तरीक़ों से जाना जाता है और मनाया भी जाता है। जैसे अब पूछ लिया जाएगा बैसाखी किस राज्य का त्यौहार है, तो पंजाब का है। ओणम केरल का है। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। मकर संक्रांति कहाँ का है, उत्तर भारत का है। फसल पकने तथा काटने के अवसर पर मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। मकर संक्रांति 14 अप्रैल को मनाया जाता है, फिक्स डेट को। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वों जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती को हम भारतवासी मिलजुल कर एक साथ राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति वहाँ के नृत्यों में झलकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कथक। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी और केरल का कथकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चारों को याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कथक, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी और केरल का कथकली। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। इन नृत्यों की अपनी अलग अलग निर्धारित पोशाकें हैं, शैली है और भारतीय इनकी मुद्राएं भी हैं। ये सारे नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको फोकस उसी पे करना है, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। ये कथकली का डांस है, ये कैसा है, भरतनाट्यम है। पहनावे में भी क्या है, विभिन्नता देखने को मिलती है, विविधता।
हमारे देश के विभिन्न भागों में पहनावे की भी विविधता दिखाई देती है। साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर पहने जाते हैं, लेकिन पहनने का ढंग बदल जाता है। पहनावे का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। कश्मीर में पहना जाने वाला फिरन, अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फिरन कहाँ पे पहना जाता है? कश्मीर में, और ये जाड़े से बचाता है। राजस्थान में बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहनी जाती है, जो कि गर्म रेगिस्तानी जो मौसम है उससे क्या करती हैं, वहाँ के लोगों की रक्षा करती हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये हम कैसे जानेंगे? देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम में, ठीक है, सभी धर्मों के लोग लगभग खेलते हैं इसमें, चाहे जिस धर्म के हों। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कोई भी खेल लेगा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो कोई, ठीक है, या कोई सिख है तब भी, या आपने नाम सुना होगा किसका, हरभजन सिंह का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोग जानते हैं कि विविधता में एकता की सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इसमें ये भी बताया गया कि अगर विरोधी टीम के साथ खेलते हैं तो क्या करते हैं, एक सूत्र के रूप में, यानी कि एक माले के रूप में, जैसे एक सारे जो है दाने गोकर जो है उसमें गूंथ करके बनाया जाता है वो एक माला, उसी प्रकार से भारत की टीम के जितने भी 11 खिलाड़ी होते हैं उनको सब में मिल करके क्या करते हैं, भारत की एकता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए देश के कोने कोने से अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने एकजुट होकर के संघर्ष किया था। सभी धर्मों के लोग शामिल थे। ये महेंद्र सिंह धोनी की फ़ोटो दी गई है, ये झारखंड से रिलेटेड है, रांची से। तो कहने का मतलब भारत के देश के कोने कोने से रहते हैं और जा करके अपना प्रदर्शन करते हैं, और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। बात ये है यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस की योगदान की जानकारी दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये सभी जो है ये सभी लोग मिलकर के भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाहे जिस धर्म के रहे हों, चाहे उनका जो भी कास्ट रहा हो, ठीक है। जब बात देश की आती है तो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, ठीक है। हमारे देश की ऐसी फुलवारी है जो अलग अलग रंगों और खुशबुओं से सजी हुई है, इसको हमारी रक्षा करनी चाहिए। हमारे समाज की विविध चिंताएं क्या हैं? चिंताएं हैं दोस्तों, हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव देखने को बहुत मिलता है, सबको पता है। निम्न समझी जाने वाली जातियों के उनके अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर, ये सारी शख्सियत ने क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। नहीं तो आज जो निम्न तबके के लोग, जो दबे कुचले लोग थे पहले के समय में, वो आज के भी वैसे ही बड़े जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी गुलामी या दासता स्वीकार कर रहे होते। तो इन लोगों की एक बहुत बड़ी देन है दोस्तों। संविधान काफ़ी सोच समझ के बनाया गया। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अस्पृश्यता का अंत कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 17 में। कहाँ पे? आर्टिकल 17। छुआछूत को अब क्या बना दिया गया? कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किस जाति का हो, लिंग का हो, धर्म का हो, समान अधिकार और समान अवसर उसको प्राप्त हैं। सभी को सरकारी नौकरियां पाने के लिए समान अवसर दिया गया है। बरसों से भेदभाव से पीड़ित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। बाल श्रम हमारे देश की मुख्य चिंताओं में से एक। बाल श्रम से आज से 14 वर्ष से अगर मान लीजिए उसकी आयु कम है तो वो क्या माना जाएगा? बाल श्रम माना जाएगा। वो बच्चों से मजदूरी कराना ये बाल श्रम के अंतर्गत आ जाएगा, और उसके खिलाफ एक बहुत ही सख्त नियम जो है बनाया गया है और उसको दंडित किया जाएगा। गरीबी और अशिक्षा बाल श्रम का मुख्य कारण है। अगर बच्चा कम उम्र में जो है क्या करने लगेगा, कम उम्र में ही अगर वो जाएगा काम करने लगेगा, मजदूरी करने लगेगा, तो वो पढ़ लिख नहीं पाएगा, अपने अधिकारों के प्रति उसको जानकारी नहीं मिल पाएगी। बाल श्रम से बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या किया? शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और वो एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट एकदम जो उनको मुहैया कराया जाता है क्लास 8 तक। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, इसमें संशोधन किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया? शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। हमारे समाज में
सुरक्षा की भी एक चुनौती का विषय है। बालिका सुरक्षा का तात्पर्य बालिकाओं को वह वातावरण उपलब्ध कराने से जिसमें वह सुरक्षित हों। एक यहाँ पे कानून बनाया गया था दोस्तों बाल श्रम से रिलेटेड, 1986 में बनाया गया था बाल श्रम अधिनियम। इसमें जो है इसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें सिखाना आवश्यक है ताकि उनको कोई परेशान न कर पाए, ठीक है, ताकि वो अपना अधिकार या हक मांग सकें, उच्च पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों को सिखाया भी जा रहा है भारत सरकार द्वारा। साथ ही महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून से अवगत कराना, ठीक है, कि अगर मान लो तुम्हारे खिलाफ ऐसा कोई हो भी जाता है उल्टा सीधा हरकत, तो आप जा करके आपके जो है लिए कानून बना है, आप जाइए सूचित करिए और जो भी आपके साथ गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। इसका खिलाफ जागरूक करना इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। हमारे समाज में लिंग भेद की भी एक समस्या है। भारतीय संविधान में बालकों एवं बालिकाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है, फिर भी लड़के लड़कियों में अनेक प्रकार से भेदभाव किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि लड़कियां ठीक से पढ़ने नहीं दिया जाता है, कम भेजते हैं, बेटे लोगों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं, लड़कियों को अच्छे स्कूल में नहीं भेजते हैं, या लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हमारे समाज में आज भी विद्यमान है, देखने को मिलता है। लड़कियों को कहीं कहीं प्रारंभिक शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रखा जाता है। कोई लड़की खेलकूद में आगे बढ़ना चाहती है तो ये सब क्या कह दिया जाता है, ये सब तो लड़कों के काम है, बस यही सब कह दिया जाता है और उनका मनोबल टूट जाता है या गिर जाता है और वो आगे कुछ नहीं कह पाती हैं। वास्तव में लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करके हम अपने समाज की शक्ति का आधा हिस्सा क्या कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही हैं, लड़कियां ही आगे जा रही हैं। खेलों में पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, MC मैरी कॉम, साइना नेहवाल, PV सिंधु, साक्षी मलिक, इन्होंने सब क्या किया, भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। समाज सेवा में मदर टेरेसा, मेधा पाटेकर के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतीय मूल की 2 महिलाएं कल्पना चावला, सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल, ये सारी हस्तियां अपना अपना हुनर दर्शाया है कि ये किस काबिल हैं। इन्होंने अपना परचम लहराया है और सबके सामने साबित किया है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये भी विविधताओं में एकता को समेटे हुए हैं, भाईचारा का प्रतीक है ये दोस्तों। आइए देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज। हमारे देश में ध्वज के 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद एवं हरा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, तिरंगा, यानी कि 3 रंगों से ये बना हुआ है। हर रंग का अपना एक अलग अलग महत्व एवं संदेश होता है। जैसे सबसे ऊपर केसरिया रंग किसका प्रतीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों पूछा जा सकता है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, बलिदान का, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, बलिदान, सेक्रीफाइस, ये फाइस ही, ठीक है। बीच का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, शांति का, और नीचे का हरा रंग हमारी धरती की हरियाली को दर्शाता है। और ध्वज के बीच में क्या बना हुआ है, चक्र बना हुआ, क्या बना है, चक्र। 24 तीलियाँ हैं दोस्तों। और ध्वज की लंबाई कितनी है, इधर से 3 और इधर से 2 का अनुपात होता है। ऐसा ही हमेशा बना हुआ मिलेगा। हरा रंग हमारी धरती को प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। राष्ट्रीय ध्वज संहिता बना दिया गया, एक नियम बना दिया गया कि ध्वज फटा या पुराना या खराब रंगों वाला ना हो। ध्वज में हमेशा रंग केसरिया जो है ऊपर ही रहेगा। निजी वाहनों परिधान में कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए इसका। सूर्यास्त से पहले ध्वज को उतार लेना चाहिए जब ध्वजारोहण होता है। और ध्वज फहराते समय क्या हो, झुका नहीं होना चाहिए। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्र ध्वज आधा झुका दिया जाता है, यानी कि इनके शोक में ध्वज को झुका दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जो नेशनल एंथम है आपका, ठीक है,
राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वज फहराने के बाद हम राष्ट्रगान गाते हैं। इसके रचयिता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। रा से राष्ट्रगान और रा से रविंद्रनाथ, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या गान आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नाथ ऐसे भी लगा सकते हैं। इनके गायन की अवधि कितना है, 52 सेकंड है। कितना है, 52 सेकंड। ये रविंद्रनाथ टैगोर की क्या दी गई है, चित्र दिया गया है। राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग इसको किसने गाया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब इसको याद कर लीजिएगा, वंदे मातरम। क्या याद करेंगे, वंदे बंकिम, वंदे बंकिम, ऐसे याद कर लीजिएगा। जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। यहाँ पे देखिए, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये दोस्तों आपका क्या है, वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। इसका हिंदी है, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोक करके। राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, बाघ है। क्या है, बाघ, पीले रंग का धारीदार पशु है ये, आप देख सकते हैं। दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। बाघ को जो प्रजाति भारत में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि सुंदरबन के जंगलों में पाया जाता है। सुंदरबन कहाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल, और कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे है, बांग्लादेश में भी है। जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा लाया गया डेल्टा का मैदान सुंदरबन डेल्टा है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो। भारत में बाघों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। इसे अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना के रूप में इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 50 बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, और यहाँ पे पशु पक्षियों का शिकार करना मना है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पाव क्रिस्टेटस पक्षी मोर है। इसके रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है, सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है। मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है, ठीक है, यानी कि नर मोर देखने में अधिक सुंदर लगता है, और जो मादा मोर होती है उसके उतना पंख बड़े नहीं होते हैं। उसकी गर्दन चमकीली नीली होती है, आप देख सकते हैं चित्र में। पूंछ लंबी और चमकीले रंग हरे रंग की पंखों की बनी होती है। नर मोर अपने पंखों को फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है। मादा मोर रंग का भूरा होता है, और नर मोर से थोड़ी छोटी होती है और उसकी पूंछ बड़ी होती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों, आपसे ही पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, लेकिन ये भी नाम मात्र का क्वेश्चन है, ये तो सबको पता हो चुका है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है, ठीक है। पवित्र पुष्प है, प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से कमल भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जा रहा है। ये तो इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें यही था कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है, बाकी और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्य चिन्ह क्या है दोस्तों, थोड़ा इसको देखिएगा। राज्य चिन्ह जो दोस्तों सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। इसमें राज्य चिन्ह में कितने, 4 सिंह हैं। कितने हैं, 4, एक इधर, एक इधर, एक सामने और एक पीछे, ठीक है, 4 सिंह हैं। नीचे एक क्या है, पट्टी बनी हुई है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। इस बीच में एक चक्र भी बना हुआ है। इस चक्र के दाईं ओर एक सांड बना हुआ है, यहाँ पे बाईं ओर एक घोड़ा है, ठीक है। इस स्तंभ में नीचे देवनागरी लिपि में, किस लिपि में लिखा गया, देवनागरी लिपि में क्या लिखा गया, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर था आपका सभी जन एक हैं, ठीक है। तो आइए अब इस पे रिलेटेड हम 5 MCQ के देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम या कथकली। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
बाल श्रम अधिनियम जिसके अंतर्गत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया है, कब लागू किया गया? 1985, 86, 1988 या 1987? क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रगान के रचयिता कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या श्यामलाल गुप्ता पार्षद? क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1973, अगस्त 1973, जुलाई 1972 या नवंबर 1973? क्वेश्चन नंबर 5, सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी, पाली, देवनागरी या प्राकृत? क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रदेश में जाड़े में फिरन पहना जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पंजाब? ठीक है, तो ये था आपके बीच में दोस्तों चैप्टर फर्स्ट जो कि नागरिक शास्त्र का था, SCRT का चैप्टर फर्स्ट। सभी जन एक हैं दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 नागरिक शास्त्र के। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।